हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज जो है वो हम चैप्टर 2 का यूनिट 3 जो है ट्रायल बैलेंस वो स्टार्ट करने वाले हैं। अगेन वन ऑफ द बेसिक चैप्टर। तो पहले तो ट्रायल बैलेंस समझाने से पहले वापस एक बार आपको अकाउंटिंग प्रोसीजर याद दिलवा देता हूँ। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर में क्या था, तो सबसे पहला पार्ट था आपका रिकॉर्डिंग का पार्ट, जिसमें आप जर्नल एंट्री के थ्रू रिकॉर्डिंग करते हो। उसके बाद वाला पार्ट आपका था क्या, लेजर पोस्टिंग, विच इज क्लासिफिकेशन पार्ट। और क्लासिफिकेशन करने के बाद हमें जो है वो करना पड़ता है समराइजेशन, और वो होता है आपका थ्रू ट्रायल बैलेंस। एंड एक बार आपका ट्रायल बैलेंस बन जाता है, उसके बाद आप बनाते हो क्या, फाइनल अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये आपका जो है वो अकाउंटिंग का प्रोसीजर रहता है। अब हमने जर्नल एंट्री सीख ली, लेजर पोस्टिंग भी सीख ली। अब हमारा जो काम है वो सीखना है हमें ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। पहले तो ट्रायल बैलेंस क्यों बनाना पड़ता है वो एक बार के लिए समझ लेते हैं। कि आपने आगे वाले चैप्टर में जो है वो लेजर पोस्टिंग करना सीखा। हमने जो है वो इस तरह से अलग अलग लेजर्स बनाए थे, जैसे ये श्याम अकाउंट है, परचेस रिटर्न अकाउंट है, राम्स अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है। तो ये सारे ही लेजर्स बनाने के बाद, लेजर पोस्टिंग करने के बाद आपका लेजर का जो बैलेंस आया वो बैलेंस सही आया है या गलत आया है, वो कैसे पता चलेगा। तो वो सही है या नहीं है, तो एक छोटा सा तरीका ये भी होता है कि भी आप ट्रायल बैलेंस अगर बनाओगे तो आपको एटलीस्ट ये तो पता चल जाएगा कि भी आपने कहीं पे कोई एक साइड पोस्टिंग में एरर की है और एक साइड जो है वो कोई चीज नहीं बताई है। तो वो चीज आपको जो है ट्रायल बैलेंस से पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि भी अगर ट्रायल बैलेंस में आप सारे ही बैलेंसेस को पुट करोगे, अगर दोनों ही साइड आपका जो है वो टैली नहीं हो रहा है, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड, तो उस केस में आपका जो है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। किस चीज में, पोस्टिंग में। तो इस तरह से जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस बना के ये पता चल जाएगा कि हमारी लीजर पोस्टिंग जो हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है। अच्छा, क्या 100% सारी चीजें सही से पता चल जाएगी? नहीं, कुछ चीजें ऐसी गलतियां भी हो सकती है कि आपने दोनों साइड, डेबिट साइड भी वही गलती की है, क्रेडिट साइड भी वही गलती की है। तो ऐसी एरर्स जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलेगी, लेकिन कुछ हद तक पोस्टिंग के एरर्स जो है वो आपको ट्रायल बैलेंस से पता चलती है। तो अब पहले तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट जो है वो किस तरह से होता है, एक बार ये देख लो कि भाई अगर ट्रायल बैलेंस जो है वो टैली होता है, इट मींस द अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली एक्यूरेट बट सर्टेन एरर्स में स्टिल रिमेन अनडिटेक्टेड, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो फॉर्मेट जो है वो इस तरह से रहता है। सबसे पहले तो ये समझ लो कि भाई जो ट्रायल बैलेंस बनता है वो एज एट डेट बनता है। मतलब क्या, एक तो होता है पर्टिकुलर पीरियड। पीरियड मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025, ये एक साल का एक पर्टिकुलर पीरियड है। ट्रायल बैलेंस क्या किसी पर्टिकुलर पीरियड का होता है? नहीं। ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंसेस दिखते हैं वो एज ऑन डेट दिखते हैं। जिस दिन का आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो उस दिन ये अकाउंट में कितने बैलेंस है, वो चीज आपको ट्रायल बैलेंस बताती है। तो ट्रायल बैलेंस कभी भी पर्टिकुलर पीरियड का नहीं होता है, वो एज ऑन डेट होता है। जिस दिन बना रहे हो उस दिन की पोजीशन आपको जो है वो लेजर अकाउंट्स की बता देगा। अब सबसे पहले तो सीरियल नंबर, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स भी आप जो है वो लिख सकते हो। यहाँ पे लेजर अकाउंट्स लिखा हुआ है, पर्टिकुलर्स भी आप लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एक होता है आपका डेबिट साइड और दूसरा होता है आपका क्रेडिट साइड। इस तरह से जो है आपका ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनता है। अब ट्रायल बैलेंस बनाना इतना सिंपल है, सिंपल। आपको लेजर पोस्टिंग अगर आ गई तो लेजर पोस्टिंग में जो भी बैलेंसेस आए थे उन्हें सिर्फ हमें जो है ट्रायल बैलेंस में पुट करना रहता है। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के जो है वो कितने तरीके हो सकते हैं। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के आपके जो है वो, एक तो है टोटल मेथड, जो रियल लाइफ में यूज होता ही नहीं है। दूसरा एक है बैलेंस मेथड, ये हम जो है वो रियल लाइफ में यूज करते हैं। और तीसरा जो है वो टोटल एंड बैलेंस मेथड का कॉम्बिनेशन, ये भी अपने जो है वो रियल लाइफ में कहीं पे भी यूज नहीं करते। तो मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो कौन सी मेथड पे रहेगा, वो हो रहेगा अपना बैलेंस मेथड पे, क्योंकि यही अपने प्रैक्टिकली जो है वो रियल लाइफ में यूज करते। ठीक है, अब सबसे पहले टोटल मेथड दिया गया तो एक बार सिर्फ डिस्कस कर लेते कि भी क्या है टोटल मेथड में।
टोटल मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आप बनाओगे तो उसमें सिंपली आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड के इंडिविजुअल टोटल लिखने हैं। सर दोनों साइड के इंडिविजुअल टोटल लिखने मतलब क्या? जैसे कि अगर मैं यहां पे लेके चलूँ आपको, ये आपको कैश अकाउंट दिख रहा है। अब कैश अकाउंट में अभी तो आपको दोनों साइड टोटल 35,500 दिख रहा है, बट ये तो हमने जो है वो इसको बैलेंस आउट कर दिया है, इसलिए आपको ये 35,500 दिख रहा है। अगर मैं इस साइड का इंडिविजुअल टोटल करूं तो इस साइड का टोटल तो 35,500 ही आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस बैलेंस अमाउंट को अभी के लिए एक बार के लिए निकाल दूं, क्योंकि ये तो हमने बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट किया है, तो अगर इस बैलेंस अमाउंट को एक बार के लिए मैं निकाल दूं तो 35,500 माइनस 7,500 अगर करे तो ये साइड का टोटल आपका जो है वो कितना आ रहा है, 28,000। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का जो टोटल मेथड है उसमें आपको सिंपली क्या करना है, जो भी लेजर्स आपने बनाए हैं, तो ये सपोज कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल कितना है 35,500, कैश अकाउंट का क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 28,000। इन दोनों को इंडिविजुअली डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड जो है वो पुट करना रहेगा। मतलब क्या, डेबिट साइड के कॉलम में मैं 35,500 लिखूंगा, क्रेडिट साइड के कॉलम में लिखूंगा मैं 28,000। इस तरह से जो है वो आपका टोटल मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस है। अपने एक पर्टिकुलर सम करते हैं और फिर जो है वो अपने बैलेंस मेथड पे आएंगे। तो ये वाला सम ही जो है वो हमें क्या करना है, टोटल मेथड से ही करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने इसके फॉर्मेट ऑलरेडी जो है वो बना दिए हैं, तो फॉर्मेट बनाने में ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 एक बार जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया है, गिवन बिलो इज ए लेजर एक्सट्रैक्ट रिलेटिंग टू बिजनेस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज ऑन March 31st, 2022. You are required to prepare trial balance by the total amount method. टोटल अमाउंट मेथड मतलब टोटल मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस। अब ये मेथड से हमें जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाना है। हमें सारे ही लेजर अकाउंट्स उन्होंने बना के ऑलरेडी दिए गए, जो सबसे मुश्किल काम होता है, कंटाले वाले काम होता है लेजर अकाउंट्स बनाना, पर वो तो उन्होंने ऑलरेडी करके दिया है। हमें सिर्फ क्या करना है, इन लेजर अकाउंट्स को देख के टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले कैश अकाउंट की बात की कि कैश अकाउंट का अगर मैं ट्रायल बैलेंस में बैलेंस पुट करूँ तो कैश अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल कितना है 35,500, क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 28,000। तो अब मैं ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो किस तरह से बनेगा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ट्रायल बैलेंस ऑफ एक्स एंड कंपनी एज एट है। सबसे पहले तो पर्टिकुलर दिन का है, किस दिन का है, तो 31 मार्च 2022 का है। और यहाँ पे कैश अकाउंट है तो टोटल ऑफ डेबिट कितना है कैश अकाउंट में, तो 35,500, और टोटल ऑफ क्रेडिट कितना था 28,000। बस सिंपली इसी तरह से जो है हमें पुट करते जाना है, और कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। उसके बाद अगर नेक्स्ट अकाउंट देखें तो फर्नीचर अकाउंट आप देखोगे तो इधर तो बैलेंस कैरिड डाउन है तो इसको तो मैं निकाल दूंगा अभी के लिए। डेबिट साइड सिर्फ कितना था 3,000 था, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं था, तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, तो इधर डेबिट साइड इधर लिख दूंगा 3,000 और क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं लिखूंगा। फिर उसके बाद सैलरीज अकाउंट आपको दिख रहा है। सैलरीज अकाउंट में अगर आप देखोगे तो इसमें भी सिर्फ डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है। इसको तो मैं जो है वो क्या कर दूंगा, काट दूंगा, क्योंकि ये तो बैलेंस कैरिड डाउन है, ये तो हमने बैलेंसिंग फिगर निकाला है। तो सैलरी आपका जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 2,500। उसके बाद श्याम्स अकाउंट अगर देखें तो श्याम अकाउंट में आपको डेबिट साइड भी कुछ दिख रहा है और क्रेडिट साइड भी कुछ दिख रहा है। क्रेडिट साइड का टोटल जो है वो 25,000 है, और डेबिट साइड का अगर मैं ये 3,500 निकाल दूँ तो इसका टोटल आपका जो है वो बन जाएगा कितना, 25,000 माइनस 3,500, 21,500। तो ये 21,500 आपका जो है वो टोटल यहाँ पे लिख देते। डेबिट साइड 21,500 और क्रेडिट साइड आपका जो है वो कितना है 25,000। फिर उसके बाद परचेज अकाउंट आपको यहाँ पे दिया गया है। तो परचेज अकाउंट में अगर आप देखोगे तो क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, ये तो बैलेंस अपने लिखने ही नहीं वाले। तो डेबिट साइड का टोटल आपका 26,000 है, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं है, तो सीधा सीधा सिर्फ डेबिट साइड अपने लिखेंगे कितना 26,000। फिर उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न अकाउंट में अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड आपका बैलेंस कैरिड डाउन है, तो इसको मैं अभी के लिए कट कर देता हूँ। तो क्रेडिट साइड सिर्फ टोटल कितना है 500, तो इधर मैंने लिख दिया 500।
राम अकाउंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैलेंस कैरिड डाउन है 4900, इस 4900 को निकाल दे तो इस साइड बैलेंस बचता कितना है 25,000 प्लस 100, तो 25,100, इस साइड था 30,000 और इस साइड था 25,100, ठीक है। उसके बाद सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड ही सिर्फ जो है वो 30,500 बैलेंस ब्रॉट डाउन है, इसको तो मैं निकाल दूंगा। क्रेडिट साइड मेरा टोटल जो है वो कितना है 30,500 है, तो इसको यहाँ पे 30,500 क्रेडिट साइड ही लिख देंगे सिर्फ। उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट में भी आप क्रेडिट साइड को कुछ नहीं मिल रहा है आपको, तो डेबिट साइड सिर्फ 100 है, तो यहाँ पे मैंने 100 जो है वो लिख दिया, क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं लिखा। नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट आपको दिख रहा है, तो कैपिटल अकाउंट अगर आप देखोगे तो इस साइड जो है वो बैलेंस कैरिड डाउन है, इसको मैं अगर निकाल दूं तो क्रेडिट साइड 10,000 है और डेबिट साइड 500 है, तो यहाँ पे 500 एंड यहाँ पे आ जाएगा 10,000। इस तरह से जो है वो आपका दोनों साइड का आपने जो है वो टोटल लिख दिया। अब इसको अगर हम टैली करेंगे तो ये दोनों साइड का टोटल जो है मैच हो जाना चाहिए। एक बार देख लेते हैं, 35,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 21,500 प्लस 26,000 प्लस 30,000 प्लस 600, 1,19,100 इस साइड का टोटल आया। क्रेडिट साइड का टोटल अगर हम देखें तो 10,000, 30,500 माइनस 25,100 माइनस 500 माइनस 25,000 माइनस 28,000, दोनों साइड का टोटल आपका जो है वो टैली हो गया। इस साइड का भी आ गया 19,100। तो इस तरह से जो है वो आपका टोटल मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस बनेगा, पर ये रियल लाइफ में यूज नहीं होता, तो इसको हम ज्यादा एम्फोसाइज नहीं करेंगे, एक ही सम दिया गया था तो हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं बैलेंस मेथड पे। नीचे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि भाई यही सेम सम जो है वो आपको बैलेंस मेथड से सॉल्व करना है। अब बैलेंस मेथड क्या है समझना, बैलेंस मेथड मतलब क्या कि भाई ये जो आपने बैलेंसेस निकाले हुए हैं, यही बैलेंसेस, ये 7,500, फिर फर्नीचर अकाउंट में आपने बैलेंस निकाला कितना, फर्नीचर अकाउंट में आपने निकाला 3,000, तो ये सारे बैलेंसेस ही सिर्फ आपको जो है वो ट्रायल बैलेंस में लिखने के रहेंगे। आगे वाले चैप्टर में हमने ये चीज अच्छे से समझ ली थी कि भाई अगर आपका कैरिड डाउन क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब ये जो है वो आपका डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस। अगर कैरिड डाउन आपका क्रेडिट साइड आ रहा है, मतलब वो आपका क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस है। इधर ब्रॉट डाउन आपका क्रेडिट साइड है तो वो तो आपका क्रेडिट बैलेंस ही है, ब्रॉट डाउन आपका डेबिट साइड है तो वो आपका डेबिट बैलेंस ही है। इस तरह से है। अब सिंपली हमें जो बैलेंसेस तो ऑलरेडी निकाल के दिए ही है, तो उसको हमें सिर्फ पुट करते जाना है। तो अब आंसर 2 में देखोगे आप तो कैश अकाउंट का कौन सा बैलेंस है 7,500, कैरिड डाउन क्रेडिट साइड है तो कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो मैं डेबिट साइड लिख दूंगा कितना 7,500। फर्नीचर अकाउंट का क्रेडिट साइड जो है वो कैरिड डाउन है, तो इसका कौन सा बैलेंस हुआ 3,000 का डेबिट बैलेंस हुआ। उसके बाद सैलरीज का भी डेबिट बैलेंस, तो सैलरीज आपका 2,500 इधर आ जाएगा। उसके बाद श्याम अकाउंट का भी जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस है 3,500 का, तो श्याम अकाउंट को अपने 3,500 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद परचेज अकाउंट का आपका जो है वो डेबिट बैलेंस है 26,000, तो ये 26,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद परचेज रिटर्न अकाउंट का जो है वो क्रेडिट बैलेंस है, तो ये 500 मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख दूंगा। उसके बाद राम अकाउंट का जो है वो कौन सा बैलेंस है, राम अकाउंट का आपका डेबिट बैलेंस है, तो ये 4,900 मैं यहाँ पे डेबिट साइड लिख दूंगा। फिर उसके बाद सेल्स अकाउंट का आपका क्रेडिट बैलेंस है 30,500 का, तो ये 30,500 मैं यहाँ पे लिख दूंगा। नेक्स्ट उसके बाद सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट का आपका जो है वो डेबिट बैलेंस है 100 का, तो उसको मैं यहाँ पे 100 रुपये इधर लिख दूंगा। और कैपिटल अकाउंट का अगर आप देखोगे तो कैपिटल अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस है 9,500, तो ये मैं इस साइड लिख दूंगा। अब अगर आप चेक करोगे तो ये आपका टोटल जो है वो टैली हो जाना चाहिए, तो चेक कर लेते एक बार। 7,500 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 26,000 प्लस 4,900 प्लस 100, तो 44,000 आपका जो है वो यहाँ पे टोटल आ रहा है। क्लियर?
दोनों साइड का आपका टोटल जो है वो टैली हो जाएगा। एक बार वापस चेक कर लेते हैं, 3500। तो इसी तरह से जो है वो आपका बैलेंस मेथड भी होने वाला है। एकदम सिंपल है, ठीक है। अब मोस्टली हमारे जितने भी सम्स है वो बैलेंस मेथड से ही हमें सॉल्व करने हैं, तो जल्दी से सारे सम्स जो है वो सॉल्व कर लेते हैं और फटाफट ये लेक्चर को भी कंक्लूड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ledger balances prepare a trial balance of Anuradha Traders as on 31st March 2022। अब ट्रायल बैलेंस के रूल्स में एक बार जो है वो थोड़ा सा नजर घुमा लेते हैं कि रूल्स फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस क्या है। तो द बैलेंसेस इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस, डेबिट कॉलम में कौन से बैलेंसेस आएंगे, कौन सी ऐसी चीज है जिसके डेबिट बैलेंसेस होते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है क्या, असेट अकाउंट। अगर कोई भी असेट का अकाउंट है तो उसका हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। कोई भी एक्सपेंस है तो उसका हमेशा जो है वो डेबिट बैलेंस रहता है। कोई भी अगर आपका नुकसान है, लॉसेस है, तो उसका भी जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है। और अगर आपने ड्राइंग्स किया है कुछ भी तो उसका भी हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। फिर उसके बाद अगर आपकी कोई भी लायबिलिटी है तो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। कोई भी इनकम है तो इनकम का हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। कोई भी गेन है आपका तो उसका भी क्रेडिट बैलेंस। एंड अगर आपका कैपिटल का कोई बैलेंस है तो उसका भी आपका जो है वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। क्लियर? तो रूल्स तो हमने समझ लिए। अब जो है वो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग ledger balances prepare a trial balance of Anuradha Traders as on 31st March 2022। तो कैपिटल, ये सारी चीजें हमें डायरेक्ट दे दी गई है, हमें उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो डेबिट साइड वाली चीज है उसको डेबिट साइड पुट करना है, जो क्रेडिट साइड वाली चीज है उसको क्रेडिट साइड पुट करना है। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो ऑलरेडी बना दिया है, तो अपने जो है वो यहाँ पे फटाफट सारी चीजें रखते आते हैं। सबसे पहले कैपिटल की बात करें अपने, तो कैपिटल जो है वो उसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो कैपिटल को आप जो है वो क्रेडिट साइड पुट करोगे। अच्छा, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट चेंज कैसे हो गया, तो ट्रायल बैलेंस आप जो है वो दोनों तरह से जो है वो बना सकते हो। आपको टी फॉर्मेट भी अलाउड है, मतलब डेबिट साइड एक, इस साइड डेबिट साइड लिख दिया, क्रेडिट साइड दूसरी साइड लिख दिया, या आप जो है वो पहले पर्टिकुलर्स लिखो और फिर डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम लिखो, दोनों ही चीजें अलाउड है, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मेट से भी एक बार देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस किस तरह से बनेगा आपका, ठीक है। तो कैपिटल का बैलेंस आपको यहाँ पे 1 लाख रुपए दिया गया, तो यहाँ पे कैपिटल का बैलेंस आपका 1 लाख आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेल्स आपको दिया गया है 1,66,000। सेल्स का भी क्रेडिट बैलेंस ही होता है क्योंकि वो इनकम है, सेल्स मैंने यहाँ पे लिख दिया 1,66,000। उसके बाद परचेज आपको दिया गया है, परचेज का जो है वो हमेशा डेबिट बैलेंस होता है क्योंकि वो एक्सपेंस है, तो परचेज में इस साइड लिख दूंगा 1,50,000। उसके बाद सेल्स रिटर्न आपको दिया गया है, सेल्स इनकम है तो सेल्स का जो है वो आपका क्रेडिट बैलेंस होता था। सेल्स रिटर्न का जो है वो कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। तो यहां पे सेल्स रिटर्न 1,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड जो है वो आपका खर्चा है, नुकसान है, इसको भी हम जो है वो क्या बोलेंगे, डेबिट बैलेंस ही बोलेंगे इसका, डिस्काउंट अलाउड। हाँ, 2,000। उसके बाद एक्सपेंसेस आपको दिए गए, एक्सपेंसेस 10,000 के, तो उसका भी डेबिट बैलेंस, तो एक्सपेंसेस हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ट्रेड रिसेबल, ट्रेड रिसेबल आपकी असेट है, तो असेट का डेबिट बैलेंस, तो ट्रेड रिसेबल 75,000। उसके बाद ट्रेड पेबल्स 25,000, इसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा आपका क्योंकि ये लायबिलिटी है, हमें पैसा पे करने किसी को। उसके बाद
इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट का जो है वो आपका डेबिट बैलेंस रहता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी एक असेट है। ये 15,000। उसके बाद कैश एट बैंक एंड इन हैंड, ये आपकी असेट है, तो कैश एट बैंक का भी जो है वो कौन सा बैलेंस रहेगा, डेबिट बैलेंस रहेगा। कैश एट बैंक एंड इन हैंड, अमाउंट है इसका 37,000। उसके बाद जो है वो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट आपको दिया गया है, इंटरेस्ट आपको मिला है जो आपके लिए तो क्या है, इनकम मानी जाती है, तो इसका जो है वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरेस्ट। उसके बाद आपको दिया गया है इंश्योरेंस पेड, अगर आपने इंश्योरेंस पे किया है मतलब ये आपके लिए खर्चा है, तो इंश्योरेंस पेमेंट का आपको जो है वो डेबिट बैलेंस लिखना पड़ेगा। इंश्योरेंस पेड पे किया है 25। तो इस तरह से जो है वो आपका दोनों साइड का टोटल एक बार चेक कर लेते हैं कि मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, 1,50,000 प्लस 1,000 प्लस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 75,000 प्लस 10,000 प्लस 37,000 प्लस 2,500, तो इस साइड का टोटल आ रहा है 2,92,500, 2,92,500 माइनस करते क्रेडिट साइड को, -1,500 -25,000 -1,66,000 प्लस, तो दोनों साइड का टोटल जो है वो 2,92,500 आ गया। क्लियर? तो ये हो गया आपका बैलेंस मेथड, इसको आप टी फॉर्मेट में भी बना सकते हो और जो आपका वर्टिकल फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में भी बना सकते हो। नेक्स्ट सम पे चलते। नेक्स्ट सम में आपको क्या बोला गया है कि भी वन ऑफ योर क्लाइंट मिस्टर सिंघानिया has asked you to finalize his account for the year ended 31st March 2022. Till date, he himself has recorded the transaction in the books of account. As a basis for audit, Mr. Singhania furnished you with the following statement. तो मिस्टर सिंघानिया ने जो है वो अपने हिसाब से कुछ ट्रायल बैलेंस बना दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि अब ये ट्रायल बैलेंस क्या सही बना है, अगर सही बना है तो फिर वैसे दोनों साइड का टोटल आपका मैच हो रहा है, बट टोटल मैच होने के बाद भी हमने ये चीज़ समझी थी कि भाई आपका ट्रायल बैलेंस सही नहीं हो सकता, क्योंकि कोई चीज़ डेबिट की क्रेडिट साइड आपने लिख दी हो, क्रेडिट की डेबिट साइड लिख दी हो, तो हमें जो है वो क्या करना है, ये चेक करना है कि वो सारे ट्रांजेक्शन उन्होंने जो लिखे हैं वो सही लिखे है या गलत लिखे है। ठीक है, तो इसी में ही डिस्कस करते आते। सबसे पहले सिंघानियास का कैपिटल जो है वो 1556, ये आपका क्रेडिट साइड ही आना चाहिए था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही है। सिंघानियास ड्राइंग का डेबिट बैलेंस रहता है, तो ये भी आपका डेबिट साइड आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस आपकी असेट है, कोई असेट आपने लीज पे ली है, तो ये भी डेबिट साइड ही आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सेल्स इनकम है, सेल्स क्रेडिट साइड आना चाहिए, ये भी सही है। उसके बाद ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, हमें कस्टमर से पैसे लेने थे, अब अगर हमें कस्टमर से पैसे लेने हैं तो वो हमारे लिए असेट बन जाती है, तो इसको मैं यहाँ पे क्रेडिट साइड नहीं लिखूंगा, इसको 530 को मैं यहाँ पे डेबिट साइड लिख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद परचेजेस आपको दिए गए हैं 1259, परचेजेस का आपका डेबिट बैलेंस ही रहता है, तो वो आप डेबिट साइड ही लिखोगे। परचेज रिटर्न, परचेज का डेबिट बैलेंस रहता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस रहता है, क्योंकि वो आपका खर्चा कम हो रहा है, तो इसको हम जो है वो यहाँ पे 264 इधर कट करके इधर लिख देते हैं 264। फिर उसके बाद लोन फ्रॉम बैंक, उसकी वो लायबिलिटी है तो उसका क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड पेबल्स भी आपकी लायबिलिटी है, तो उसको हम जो है वो डेबिट साइड तो नहीं लिख सकते, क्योंकि लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो 528 अपने जो है वो क्रेडिट साइड लिख देते हैं। ट्रेड एक्सपेंस 700 रुपए का है, खर्चा है, तो आपका डेबिट साइड ही रहेगा।
कैश एट बैंक डेबिट साइड क्योंकि असेट है। बिल्स पेबल, बिल्स पेबल आपकी लायबिलिटी है, बिल्स पेबल आपका जो है वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तो यहाँ पे 100 जो है वो अपने क्रेडिट साइड लिख देते हैं। सैलरीज एंड वेजेस जो है 600 का है, खर्चा है, डेबिट बैलेंस है, सही है। इन्वेंट्रीज, ओपनिंग इन्वेंट्री आपको दी गई है, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी असेट मानी जाती है, तो उसका भी जो है वो कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस ही रहता है, तो उसको हम डेबिट साइड लिख देंगे यहाँ पे 264। उसके बाद रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स आपका खर्चा है जिसका डेबिट बैलेंस ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का जो है वो डेबिट बैलेंस रहता है, क्योंकि सेल्स जो है वो आपकी इनकम है, तो सेल्स का क्रेडिट बैलेंस रहता है। इनकम अगर आप जो चीज कम कर रहे हो, इनकम कम कर रहे हो, तो वो आपका डेबिट बैलेंस रहेगा। तो इसको मैं 98 को इस साइड से हटा के जो है वो डेबिट साइड लिख देता हूँ। अब एक बार वापस अपने जो है वो इस तरह से टोटल चेक कर लेते हैं। अच्छा, ये आपको अगर एग्जाम में सम आएगा तो पूरा आपको नया ट्रायल बैलेंस बनाना है और सारी चीजें वापस सही से लिखनी। ये तो अभी हम टाइम बचाने के लिए जो है वो इस तरह से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं टोटल करूं तो 564 प्लस 750 प्लस 530 प्लस 1259 प्लस 700 प्लस 226 प्लस 600 प्लस 264 प्लस 463 प्लस 98, तो टोटल आपका एग्जैक्ट यही टोटल आ रहा है। अब क्रेडिट साइड भी चेक कर लेते हैं। -100 -528 -256 -264 -2750 -1556, और ये आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो सही तरह से बन गया। क्लियर? तो वापिस पूरा ट्रायल बैलेंस बनाने नहीं जा रहे, ये इसी में से ही देख लेंगे। अच्छा, एक क्लोजिंग स्टॉक आपको जो है वो यहाँ पे नीचे दिया गया है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो वैसे भी अपने जो है वो ट्रायल बैलेंस में नहीं लिखते। उसका रीजन क्या है, तो उसका डिटेल्ड रीजन है, पर वो अपने जो है वो फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है तब तक आप अगर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री करते ही नहीं हो, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो अपने 31 मार्च को कट ऑफ डेट एक रखते हैं, कट ऑफ टाइम रखते हैं। उस दिन हम जो है वो स्टॉक की कैलकुलेशन करते हैं कि भाई अब 31 मार्च को हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। अब उस दिन ट्रायल बैलेंस आपका उसी दिन बनता है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो है वो किसी एंट्री के थ्रू नहीं आ रहा है। मतलब क्या कि भाई अगर किसी भी चीज को ट्रायल बैलेंस तक पहुंचना है तो उसको जर्नल एंट्री में जाना पड़ेगा, फिर वो लेजर पोस्टिंग में आएगा, फिर ही वो ट्रायल बैलेंस तक आ पाएगा। क्लोजिंग स्टॉक की हम जर्नल एंट्री जो है वो ईयर एंड पे जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तभी ही करते हैं, और वो एक एडजस्टमेंट एंट्री होती है, इसलिए वो जनरली आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता। बाकी डिटेल रीजन जो है वो अपने बाद में डिस्कस करेंगे, अभी यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के पर्पज से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फाइनल अकाउंट में इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, वापिस यहाँ पे आपको जो है वो ट्रायल बैलेंस दिया गया है फिनटेक ट्रेडर्स का, और इवन दो द डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स एग्री द ट्रायल बैलेंस contains certain errors, check the accuracy of the trial balance। अगेन यहाँ पे जो है वो गलती वाला ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है और आपको जो है वो सही ट्रायल बैलेंस बनाना है, तो इधर ही जो है वो सॉल्व कर लेते हैं ताकि टाइम बचे हमारा। तो बिल्डिंग जो है वो बिल्डिंग का डेबिट बैलेंस ही रहता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। मशीनरी का भी डेबिट बैलेंस असेट है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये क्या है आपका परचेज रिटर्न, गुड्स आउटवर्ड जा रहे हैं। गुड्स आउटवर्ड कब जाते हैं, जब हम खरीद के लेके आते हैं और अब हम उसको रिटर्न करते हैं, तब जो है वो आपका गुड्स आउटवर्ड जाते हैं। तो परचेज रिटर्न है, तो इसका जो है वो कौन सा बैलेंस रहेगा, परचेज रिटर्न का आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो 2600 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद बेड डेट्स आपको दिया गया है, बेड डेट्स आपका नुकसान है, इसका डेबिट बैलेंस रहेगा, तो ये एकदम सही है। कैश का डेबिट बैलेंस रहेगा, ये भी सही है। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड आपके लिए इनकम है, और इनकम का जो है वो कौन सा बैलेंस रहता है, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो ये 3000 जो है मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, आपका जो बैंक में बैलेंस था उससे ज्यादा रुपए आपने जो बैंक से विड्रॉ कर लिए, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि उतने जो आपने ज्यादा विड्रॉ किए हैं उसको आपको फ्यूचर में लौटाना पड़ेगा बैंक को, तो ये आपकी लायबिलिटी मानी जाती है, और इसका जो है वो क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो 10,000 मैं जो है वो क्रेडिट साइड लिख देता हूं। क्रेडिटर्स, अगेन ये भी आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि क्रेडिटर्स को आपको पैसा देना पड़ता है, तो 50,000 भी मैं जो है वो
क्रेडिट साइड लिख देता हूं। परचेजेस 1 लाख के है तो परचेजेस आपकी जो है वो एक्सपेंस माना जाता है, तो उसका तो डेबिट बैलेंस ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस एकदम सही है। फिक्सचर्स, फिक्सचर्स आपकी असेट है तो असेट का डेबिट बैलेंस रहता है, तो इसको मैं डेबिट साइड लिख देता हूं 5600। उसके बाद सेल्स आपको दिया गया है, सेल्स का क्रेडिट बैलेंस सही है। डेटर्स आपकी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस, तो 60,000 आपको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड आपको दिया गया है, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड आपकी इनकम है, तो इनकम का तो क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा, वो क्रेडिट साइड बरोबर है। इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, हमने जीएसटी वाले चैप्टर में पढ़ा था कि भी ये जो आपके इनपुट जीएसटी होते हैं वो आपकी एक तरह से असेट मानी जाती है, क्योंकि ये चीज आपको क्रेडिट मिल जाती है जब आप आउटपुट टैक्स का पेमेंट करते हो। मतलब ये ऐसा समझ लो कि भी आपने अभी गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स दे दिया, तो अगर आप किसी को पैसे एडवांस में दे रहे हो तो फ्यूचर में उससे रिटर्न भी तो मिलेगा। तो ये जो आपने एडवांस पेमेंट कर दिया, एडवांस पेमेंट किसी भी खर्चे का, किसी भी चीज का, वो आपकी असेट ही मानी जाती है। तो इनपुट जीएसटी आपका सारा ही जो है वो असेट माना जाएगा, और उसका कौन सा बैलेंस रहेगा, उसका डेबिट बैलेंस रहेगा। तो ये तीनों चीजें मैं जो है वो डेबिट साइड लिख देता हूं, 3000, 3000 और 4800। ये तो हमने बात कर दी इनपुट जीएसटी के। अब बात करते हैं आउटपुट की। तो आउटपुट जीएसटी आपका जो है वो लायबिलिटी माना जाता है, क्योंकि वही आपका जो है वो गवर्नमेंट को पे करने का रहता है। तो इसका लायबिलिटी का जो है वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा तो क्रेडिट साइड लिख देते हैं 5400, 5400। तो इस तरह से जो है वो अगर आप चेक करोगे तो अब वापस एक बार चेक कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 60,000 प्लस 17,000 प्लस 800 प्लस 400 प्लस 1 लाख प्लस 5600 प्लस 60,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 प्लस 4,800। तो ये आपका अगेन यही अमाउंट आ रहा है जो मैच हो रहा है, पर ये चीज क्रेडिट साइड भी आपकी मैच हो ही रही होगी, आप एक बार चेक कर भी लेना। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है। तो आखिरी क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझ लेते हैं कि भी अगर आपका ट्रायल बैलेंस जो है, ये जो है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की बात कर रहे हैं। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ते हैं कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री नहीं करता, एग्री नहीं करता मतलब क्या कि भी दोनों साइड का जो टोटल है वो मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम जो है वो हाल फिलहाल फाइनल अकाउंट्स बनाने के पर्पज से, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, तो इसलिए टेम्पररी एक अकाउंट ओपन करते, और उस अकाउंट को हम जो है वो नाम देते हैं क्या, उस अकाउंट को हम नाम देते हैं सस्पेंस अकाउंट। आगे जाके हम एक चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, तब इस चीज को और अच्छे से समझेंगे कि भी सस्पेंस अकाउंट में हमें जो है वो क्या करना पड़ता है, उसको सॉल्व करना पड़ता है। ऐसे ही सस्पेंस अकाउंट वाली चीजें चला दोगे आप, ऐसा नहीं चलेगा। आगे जाके सस्पेंस अकाउंट को कैसे सॉल्व करना है वो अपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में समझेंगे। बट अभी के लिए इतना समझ लो कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, तो डिफरेंस जो भी साइड आ रहा है, कि भी अगर डेबिट साइड कम पड़ रहा है, तो डेबिट साइड आप जो है वो जितना भी बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वो आप लिख दोगे अमाउंट, और उसके सामने अकाउंट कौन सा लिखोगे, तो उसके सामने अकाउंट लिखोगे सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरह से जो है वो आपका ये बन जाता है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, क्योंकि एग्जैक्ट सही ट्रायल बैलेंस नहीं बना, अभी आपने हाल फिलहाल एडजस्टमेंट करने के लिए सस्पेंस अकाउंट डाल के ट्रायल बैलेंस को टैली कर दिए, और वो चीज गलत है वैसे। तो वो कैसे करना है समझना। यहां पे अभी आपको जो है वो ट्रायल बैलेंस एक दिया गया है, इसको हम जो है वो सॉल्व करते हैं एक बार। इन एन एक्सपीरियंस बुक an inexperienced bookkeeper has drawn up a trial balance for year ended 30th June 2022. Draw up corrected trial balance debiting or crediting any residual errors to a suspense account. तो इधर स्पेसिफिकली बोल दिया है कि भी आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है, और अगर आपने सारी चीजें सही पुटअप कर दी, उसके बाद भी अगर आपका डिफरेंस आ रहा है, तो उस डिफरेंस को आपको कहां पे डालना है, सस्पेंस अकाउंट में डालना है। ठीक है, तो इसको एक बार जो है वो सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। सबसे पहले आपको दिया गया है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कोई भी अगर आप प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो तो प्रोविजन आपके लिए एक लायबिलिटी मानी जाती है।
अब चाहे फिर वो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो, प्रोविजन फॉर अदर एक्सपेंसेस हो, या दूसरी कोई भी लायबिलिटी के लिए आपने जो है प्रोविजन क्रिएट किया। तो प्रोविजन इन शॉर्ट आपका प्रॉफिट में से क्रिएट होता है और वो आपकी लायबिलिटी मानी जाती है। तो लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस रहता है? क्रेडिट बैलेंस रहता है। तो इसने डेबिट साइड लिख दिया तो हम इसको क्रेडिट साइड लिख देते हैं। तो यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 200 क्रेडिट साइड लिख दिया। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है, आगे भी डिस्कस किया, इसका भी क्रेडिट बैलेंस 1654। उसके बाद 4591 कैपिटल का आपका क्रेडिट बैलेंस है, तो वो तो यहाँ पे ही आ जाएगा। उसके बाद ट्रेड पेबल्स 1637, इसका भी आपका क्रेडिट बैलेंस ही रहेगा। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट बैलेंस सही चीज़ है, 2983 यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड आपकी इनकम है, इसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, तो इसको हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं 253। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड आपका डेबिट बैलेंस रहेगा, तो 733 यहाँ पे डेबिट साइड लिख देते हैं। उसके बाद ड्राइंग्स जो है वो 1200 का ड्राइंग्स हुआ था आपका, ड्राइंग्स का हमेशा डेबिट बैलेंस रहता है, तो उसको डेबिट साइड ही लिखेंगे 1200। उसके बाद ऑफिस फर्नीचर आपकी असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस रहता है, तो डेबिट साइड ही लिख देते हैं 2155। उसके बाद जनरल एक्सपेंस का आपका जो है वो डेबिट बैलेंस रहता है, तो उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे 829। उसके बाद परचेजेस आपको दिया गया है, परचेजेस 10,923 का है, परचेज का डेबिट बैलेंस रहता है, तो इसको भी हम डेबिट साइड लिख देंगे। उसके बाद रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या? रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न का आपका जो है वो डेबिट बैलेंस रहता है, तो इसको हम डेबिट साइड लिख देते हैं। उसके बाद रेंट एंड रेट्स आपके लिए जो है वो खर्चा है, तो उसका डेबिट बैलेंस ही रहेगा, उसको भी डेबिट साइड लिख देते हैं। सैलरीज आपको दिया गया है 2520, तो सैलरीज खर्चा है, सैलरीज का डेबिट बैलेंस, इसको भी डेबिट साइड लिख देते हैं। उसके बाद सेल्स इनकम है, इनकम का क्रेडिट बैलेंस 16,882। इन्वेंट्री आपकी असेट है, तो असेट का डेबिट बैलेंस है, तो उसको डेबिट साइड ही लिखेंगे 2418। उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, असेट का अगर आप डेप्रिसिएशन जो है वो लगा रहे हो, अब उस केस में अगर आपको असेट को कॉस्ट पे बताना है, तो असेट को डेप्रिशिएट तो करना ही पड़ेगा। तो एंट्री जो है वो क्या बनती है? वैसे नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या बनती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, ये आपकी नॉर्मल एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन की। लेकिन अगर आप असेट को कॉस्ट पे बता रहे हो, ओरिजिनल कॉस्ट पे बता रहे हो, तो उस केस में आप जो है चार्ज करते हो क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब ये भी डिटेल कंसेप्ट आपका डेप्रिसिएशन वाला एक चैप्टर अपने पढ़ेंगे, उसमें अच्छे से कवर होने वाला है, तो अभी मैं ज़्यादा इस पर नहीं जा रहा हूँ। अभी के लिए प्रोविजन का अकाउंट है, प्रोविजन अकाउंट है तो लायबिलिटी अकाउंट ही माना जाएगा, इसको भी हम जो है वो क्रेडिट साइड बताएंगे, तो ये 364 आपका जो है वो क्रेडिट साइड दिख जाएगा। तो अब अगर हम देखें दोनों साइड का टोटल जो है वो कितना आ रहा है, 200 प्लस क्रेडिट साइड का पहले चेक कर लेते हैं, 200 प्लस 1654 प्लस 4591 प्लस 1637 प्लस 253 प्लस 16882 प्लस 364, तो आपका इस साइड का टोटल अभी जो है वो 25581 है। अभी के लिए इससे इधर नीचे लिख देते, चलो ना, अपने पास रफ करने का ऑप्शन है यहाँ पे, अभी एक बार के लिए लिख देते 25581। तो ये आपका जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल आया। अब डेबिट साइड चेक करते हैं, डेबिट साइड कितना आ रहा है, तो 2983 प्लस 733 प्लस 1200 प्लस 2155 प्लस 829 प्लस 10923 प्लस 330 प्लस 314 प्लस 2520 प्लस 2418। तो अगर आप देखोगे तो डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड से कम आ रहा है, अभी वो टोटल आ रहा है 24,405।
जो कम है, तो मुझे तो दोनों साइड टोटल सेम लिखना पड़ेगा ना। तो इधर भी मैं टोटल तो जो है वो 25,581 लिख दूंगा, और जो भी डिफरेंस अमाउंट आ रहा है बैलेंसिंग फिगर 25,581 माइनस 24,405, ये जो भी डिफरेंस आपका आ रहा है ये आपका जो है वो क्या बन जाएगा, सस्पेंस अकाउंट बन जाएगा 1176। और इसी सस्पेंस को हम आगे जाके जो है वो सॉल्व करेंगे, पर अभी के लिए हाल फिलहाल हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बना दिया, जो डिफरेंस आ रहा था उसको डाल दिया सस्पेंस अकाउंट। तो इस तरह से जो आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है। तो बस इतना ही था ट्रायल बैलेंस में, सारे सम्स हमने कवर कर लिए है। अब इसके बाद जो वो नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा सब्सिडरी बुक्स का एंड कैश बुक का, जो अपने डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।